सेप्रोट्रॉप्स। अब देखते हैं दोस्तों कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब हिंदी में होता है मृत जीवी। क्या? मृत जीवी। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। हो सकता है जब आप मार्केट जाते हो, जो वेजिटेबल लेने मार्केट जाते हो, आप देखते हो कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, वे पैकेट में क्या बेचते हैं? मशरूम बेचते हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपने वेजिटेबल मार्केट में पैकेट में बिकता हुआ मशरूम देखा होगा। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल आर अनरोटिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फ्लफी यानी कि फ्लफी का मतलब होता है हिंदी में रोएदार। अम्ब्रेला लाइक यानी अम्ब्रेला जैसा दिखने वाला जो मशरूम होता है ना, बिल्कुल आप देखोगे ध्यान से तो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और रोटिंग वुड यानी कि जो लकड़ी जब सड़ने लगती है, रोट मतलब सड़ना, ठीक है? तो हो सकता है बारिश के टाइम में आपने मॉइस्ट सॉइल में या किसी सड़ती हुई लकड़ी में अम्ब्रेला जैसा पैचेस ग्रो होता हुआ देखा होगा। और यहाँ पे जो मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या था? मॉइस्ट सॉइल यानी कि सॉइल का वह कंडीशन जिसमें सॉइल कैसी दिखती है? सॉइल जिसमें डैम्प दिखती है। डैम्प मतलब गीली, ठीक है? एक तो होता है मॉइस्ट सॉइल, एक दूसरा होता है कि वेट सॉइल, ठीक है? तो देखो आप डिफरेंस दोनों में समझ जाओ कि जो मॉइस्ट सॉइल होता है दोस्तों, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट एकदम लोवेस्ट लेवल पे होता है, यानी सबसे कम होता है। बट जो वेट सॉइल होती है यानी जो गीली मिट्टी होती है, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, ठीक है? लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। चलो अब यह फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं कि जो ये मशरूम होता है, इनको सर्वाइव करने के लिए किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, या किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स की इनकी जरूरत होती है इनको सर्वाइव करने के लिए, और उसके बाद ये कहाँ से पाते हैं, ठीक है? अब बूझो यह जानना चाहता है कि आखिर में जो ये ऑर्गेनिज़्म होते हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? उनके पास तो एनिमल जैसे माउथ भी नहीं होते। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट जैसे नहीं होते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे क्योंकि क्लोरोफिल इसमें होता नहीं है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना नहीं बना पाते, ठीक? बना सकते। तो चलो एक्टिविटी 1.2 के थ्रू देखते हैं आखिर में ये कैसे प्राप्त करते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। मॉइस्चर यानी कि आप समझो छिड़काव करना, उसको मॉइस्ट कर देना। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उस पे पानी पानी से उसको मॉइस्चर कर देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 टू 3 डेज़ और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। इसको आप वार्म प्लेस, मॉइस्ट वार्म प्लेस पे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दो, या तो तब तक इसे छोड़ दो जब तक कि आपको उस पे फ्लफी पैचेस अपीयर ना होने लगे, जैसे कि फिगर 1 में दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले ब्रेड के टुकड़े को पानी पानी से क्या मॉइस्चर कर देना है, यानी कि पानी का छिड़काव इस पे करना है, और उसके बाद जब ये इसमें ग्रीन पैचेस दिखने लगेंगे, या तो 2 से 3 दिन इसको मॉइस्ट वार्म प्लेस पे छोड़ दो, या तो जब तक आपको ग्रीन ऐसे पैचेस ना दिखने लगे तब तक आपको इसको क्या करना है, छोड़ देना है। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? ये जो कलर आप अभी आपको अपीयर हो रहा है, इनका कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप स्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो नेक्ड आई से तो आप देख नहीं सकते उतना क्लियर, तो आपको क्या करना है, इस इन पैचेस को एक माइक्रोस्कोप के थ्रू या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करना है, देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अब अपने ऑब्जर्वेशन को आप नोटबुक में देखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप देखोगे कॉटन जैसा थ्रेड जो है उस ब्रेड के पीस पे क्या है, स्प्रेड है, पूरा फैला हुआ है, ठीक है? दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ये जो ऑर्गेनिज्म है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है? इनको फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फंगी होते हैं वो, उनका जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मोड यानी कि तरीका। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये क्या करते हैं, जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वे ब्रेड से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि दोस्तों न्यूट्रिशन का वह मोड, मोड यानी कि तरीका, या न्यूट्रिशन का वह तरीका जिस तरीके में जो ऑर्गेनिज्म होता है वह अपना न्यूट्रिएंट्स किसी डेड या डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है? फिर से एक बार देख लो कि न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स किसी डेड या डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है, उस तरीके को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। डेड यानी कि मरा हुआ, ठीक है, यानी एकदम खत्म। डिकेइंग मैटर यानी जो खराब हो रहा हो। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूट्रिशन का तरीका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो,
उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हमने देख लिया सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो न्यूट्रिशन का मोड हो वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड humid वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ऐसा नहीं होता कि फंगी जो है कि केवल ब्रेड पे ही ग्रो होता है, तो वो फंगी पिकल्स हो गया, लेदर हो गए, क्लॉथ हो गए यानी कपड़े और अदर आर्टिकल्स पे भी ग्रो होता है जब उनको एक लंबे टाइम के लिए हॉट और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिया जाए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस स्पॉइल मैनी थिंग। तो बारिश के टाइम में क्या होता है ना, रेनी सीजन यानी बारिश के टाइम में जो फंगी होती हैं बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। मीनेंस मतलब खतरा। आप अपने घर पे जो पेरेंट्स हैं उनसे अपने घर में होने वाला फंगी से होने वाला जो खतरा है उसके बारे में पूछो, ठीक है? द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब बात आती है स्पोर्स क्या होते हैं। दोस्तों स्पोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बीजाणु, ठीक है? बीजाणु। तो जो स्पोर्स होते हैं दोस्तों ये बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एकदम सीड जैसे दिखते हैं, और ये कुछ प्लांट और यानी कि कुछ प्लांट और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या उनको ग्रो करते हैं, ठीक है? यानी कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो फंगी को ग्रो करने वाले जो स्पोर्स होते हैं, वे जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वे वेट और वार्म थिंग्स पे यानी वेट और वार्म चीज़ों पे वे लैंड होते हैं, तो वे क्या करते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो होने लगते हैं। जर्मिनेट मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है अंकुरित होना, ठीक है? आप ऐसे समझ जाओ टू स्टार्ट ग्रोइंग, जेमिनेट का मतलब है। तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं जो कि जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे ही वेट और वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं, ये जेमिनेट करते हैं और ग्रो होने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब क्या आप फिगर आउट कर सकते हो या पता लगा सकते हो कि हम अपनी चीजों को स्पॉइल होने से किस प्रकार प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट जो है शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और वे एक दूसरे से अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ सर्टेन फंगी होते हैं जो कि प्लांट्स के यानी पौधे के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है जो प्लांट्स होता है दोस्तों, वे वह जो है कि उसके रूट में रहने वाले फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और उसके बदले जो फंगस होता है वो क्या करता है? फंगस प्लांट्स को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। जो लाइकन ऑर्गेनिज्म होता है उसमें दो लोग रहते हैं, दो पार्टनर कंटेनिंग पार्टनर मतलब दो होते हैं क्या? एक फंगस होता है और दूसरा अलगा होता है, ठीक है? अलग यानी कि जिसको आप अलगी बोलते हो, ठीक है? यानी कि जो लाइकेंस ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 2 पार्टनर होते हैं, एक तो अलगा होता है और दूसरा फंगस होता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसमें यहाँ पे जो बोला कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर व्हिच इज़ एन अलग, यानी जो अलग होता है उसमें क्या होता है? वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है? तो लाइकेंस जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 2 पार्टनर होते हैं, एक अलगा होता है, एक फंगस होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो अलगा होता है उसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, ठीक है? द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा। तो जो फंगस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है अलगा को? वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में जो अलगा होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? वह फूड को प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड फूड टू द फंगस। फंगस को क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो दोस्तों अब देखते हैं आखिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में रिप्लेनिश कैसे होते हैं, यानी कि फिर से कैसे आते हैं? जब हम यूज करते रहते हैं फिर से किस प्रकार आते हैं? Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? मैन्योर का मतलब होता है खाद, फर्टिलाइजर्स यानी जो केमिकल हम छिड़काव करते हैं खेतों में उसको बोलते हैं, ठीक है? तो क्या आपने जो फार्मर्स होते हैं उनको अपने खेतों में फिल यानी अपने खेतों में मैन्योर या फर्टिलाइजर को स्प्रेडिंग करते हुए, स्प्रेडिंग मतलब छिड़कते हुए देखा है? या किसी गार्डनर को अपने लॉन्स में या पॉट्स में मैन्योर या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा है? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? अगर आपने देखा तो क्या आप जानते हो कि इसे क्यों किया जाता है? किसको
क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को खेतों में या पॉट में क्यों छिड़का जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब आपने सीखा था कि जो प्लांट्स होते हैं ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, जो उनका अमाउंट होता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, यानी कम होने लगता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होता है, जो मैन्योर होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, यानी जो खादें होती हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे इत्यादि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। एनरिच मतलब, एनरिच का मतलब होता है समृद्ध, ठीक है। तो सॉइल को एनरिच बनाने के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम ऐड करना चाहिए सॉइल को एनरिच करने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो अगर हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके तो हम प्लांट को ग्रो भी कर सकते हैं और उनको हेल्दी भी रख सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है दोस्तों उसको हम पूरा कर ले, उसको हम ग्रो भी कर सकते हैं और उसको हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। डिफिशिएंट मतलब कम, कमी, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट होते हैं, यानी कि जो धान हो गया, गेहूं हो गया, यानी कि वही राइस वीट, ये सब क्या होता है, ये सब क्रॉप प्लांट्स हैं, ठीक है। तो यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। सॉइल बिकम डिफिशिएंट नॉट, इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। यू लर्न दैट though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि एयर में जो नाइट्रोजन की का अमाउंट है या जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी वो लगभग 78% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि नाइट्रोजन इतना प्लेंटी अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में, उसके बावजूद जो प्लांट्स हैं कैनॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ये उस मैनर में या उस तरीके से यूज नहीं कर सकते जिस तरीके से क्या करते हैं, किसको यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कि सपोज ये प्लांट्स हो गया और ये है इसके सराउंडिंग का एयर, इसमें क्या-क्या है, CO2 है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर अदर गैसेज़ हैं, ठीक है? तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को तो एज़ एज़ इट इज़ ये क्या कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, बट नाइट्रोजन को ये एज़ इट इज़ नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पाते, यानी कि गैसियस स्टेट में इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो हमने ये भी देखा था कि जो सॉइल होती है, सॉइल में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, वे क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को ले लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको एज इट इज़ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो जो प्लांट्स होते हैं जैसे हमने बात किया उनको नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका एक सॉल्युबल फॉर्म चाहिए, ना कि एटमॉस्फेरिक फॉर्म जो होता है। कि बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजुअल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। बैक्टीरियम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है इसलिए बैक्टीरियम यूज किया गया है। बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल फॉर्म में और जो बैक्टीरियम है वो सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर उसको यूजुअल फॉर्म में, प्लांट के यूजुअल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट दोस्तों जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता। So it often lies in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। तो इसलिए क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरियम जो होते हैं वो कहाँ पे, वो बैक्टीरियम जो होता है वो कहाँ पे रहता है, ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया और जो अदर लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम यानी कि फलदार बीज, तो अदर जो लेग्यूम्स होते हैं उनके रूट में रहते हैं एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके बदले जो प्लांट्स होते हैं वे बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करते हैं और उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शेल्टर यानी कि पनाह या रहने का प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए उनका क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हमने देखा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। तो जो यह एसोसिएशन है किसका, बैक्टीरियम का और जो ये प्लांट्स हैं इनका जो एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का है, किनके लिए, फार्मर्स के लिए, यानी
ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इनका फार्मर्स के लिए जो किसान होते हैं। क्यों? दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो वे क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं जहाँ पे भी लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होता है वहाँ पे नाइट्रोजन युक्त जो खाद हैं उनका छिड़काव ये कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल को इनरिच कर देते हैं, क्योंकि उनमें बैक्टीरियम जो राइजोबियम बैक्टीरियम जो उसमें रहता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। तो ज़्यादातर जो दाल होती हैं वे लेग्यूमिनस प्लांट से की जाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। कुछ ही प्लांट्स पैरासिटिक हैं और सेप्रोट्रॉफिक हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो पैरासिटिक हैं और सेप्रोट्रॉफिक हैं ये क्या करते हैं, दे डिराइव अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, डिराइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो होता क्या है कि जो अदर सारे एनिमल्स होते हैं वे अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉफ्स में कैटेगराइज किया गया है। हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो का मतलब होता है अदर्स यानी दूसरे, पर ट्रॉप्स का मतलब होता है उनका जो नरिशमेंट होता है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या आप हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वे पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? अभी तक हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है और उसको यूटिलाइज करने की भी जरूरत होती है ताकि वो एनर्जी प्राप्त कर सकें अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा हमने सीखा था, जो ग्रीन प्लांट होते हैं दोस्तों वे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से या फोटोसिंथेसिस की क्रिया से क्या करते हैं, अपने प्लांट जो है अपना खाना जो है वे सिंथेसाइज कर लेते हैं यानी प्रिपेयर कर लेते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा आर पैरासाइट्स। कस्क्यूटा जैसे जो प्लांट्स होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। वे अपना जो खाना होता है वो होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो अब बात आती है जो प्लांट्स होते हैं वो खाना को किस प्रकार सिंथेसाइज करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। ये कुछ सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और मिनरल्स हो गया, इनको यूज करते हैं खाने को अपने सिंथेसाइज करने के लिए। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया का जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है यानी कि इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो है क्लोरोफिल यानी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट में जो सनलाइट जरूर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं। सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीफ प्लांट्स। तो जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी यानी जो सन से जो एनर्जी आती है वह किस प्लांट्स प्लांट्स किसके थ्रू ऑब्जर्व कर लेता है, वो जो उसके लीव्स में या उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्या कर लेता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम तो जानते हैं दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है उसी टाइम में प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने सर्वाइवल के लिए उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए। मैंने फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से डिराइव करते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। कुछ प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स नहीं, कुछ प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं और सारे एनिमल्स जो होते हैं वे अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है? यानी कि कुछ प्लांट्स और सारे एनिमल अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है? तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।